एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 12 के लिटरेचर के पेपर में पूछे जा रहे हैं एज लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क। आजकल जो आपका सीबीएसई है वो कुछ इस तरह से आपका पेपर फॉर्म कर रहा है ताकि आप थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग करना सीखो, आपकी अप्रोच अच्छी हो राइटिंग करने में, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो। सो आपके एग्जाम्स में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, जो कि आपके 120 to 150 वर्ड्स के रहते हैं, उसमें आपको डायरी एंट्रीज करने के लिए दी गई हैं अगर आप अपने सैम्पल पेपर्स को उठा करके देखोगे। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपके एग्जाम्स में डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है सो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप किस तरीके से उसे करेंगे और कैसे आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डायरी एंट्री होती क्या है। सपोज आपकी लाइफ में कुछ भी इवेंट हुआ है ना, या फिर आपके ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, एंड यू हैव टू शेयर इट विथ समवन, लेकिन आप चाहते हो कि वो किसी से डिस्क्लोज भी ना हो, राइट? तो आप क्या करते हो, आप डायरी लिखते हो। अब डायरी एंट्री करने के लिए कुछ प्रॉपर बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो कर लोगे सबको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट अस सी कि हमें किस तरीके से डायरी एंट्री करनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस सर्टेन पॉइंटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डायरी एंट्री करने के लिए। सबसे पहला, जब भी आप डायरी एंट्री कर रहे हो तो आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन में चीज़ें लिखनी होती हैं। आप वहाँ पर एक पर्सन होते हो जो कि अपनी बात शेयर कर रहे होते हो डायरी से। सो आप आई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। दूसरा, डायरी एंट्री जब भी आप लिखोगे तो आपकी वो पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। अगर वो पैराग्राफ्स में नहीं है तो बड़ी ही कंजेस्टेड सी लगती है और एग्जामिनर को कहीं ना कहीं लगता है कि अरे इसको तो थॉट्स और आइडियाज स्कोर करने का कोई वे ही नहीं है। सो जब आप पैराग्राफ्स में उसको नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स कहीं ना कहीं उसके लिए कम दे दिए जाते हैं। प्लस आपकी ऑब्जर्वेशंस, थॉट्स और फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। जो भी आप लिख रहे होते हो दिल से लिख रहे होते हो। सपोज आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है और आपसे बोला गया इसके ऊपर डायरी एंट्री लिखो, तो आपके मन में जो पहला थॉट आएगा उस चीज़ के बारे में और जो भी आपके इमोशंस होंगे वो पोर आउट करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपकी डायरी है। सो आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया, आपके जिस तरह के भी थॉट्स रहे, आपके जो भी मन में फीलिंग्स जनरेट हो रही है उन्हें आपको पोर आउट करना होता है। सो आपका यहाँ पर दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। डायरी एंट्रीज में अक्सर आप लोग डेट भी लिखते हो और इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है डायरी एंट्री का। अगर आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे सो आपको अक्सर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में दिया गया होता है, या जब भी क्वेश्चन दिया गया होता है तो वो बोलते हैं यू मे स्टार्ट लाइक दिस, यू मे बिगिन लाइक दिस। सो जिस तरह से वो बिगिन करने के लिए कह रहे हो वही उठा लो लाइन और उसी से ही कंटिन्यू कर लो, जो कि आपका इंट्रोडक्शन होगा हर एक डायरी एंट्री का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत मैटर करता है। पहले आपने क्या फील किया, ठीक है ना, फिर क्यों हुआ वो, उसका क्या रीज़न था, और किस किस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे, ठीक है ना, फिर और क्या हो सकता था, और फिर एक लास्ट में एंड आपको करना ज़रूरी होता है जो कि उसका कंक्लूजन होता है। क्योंकि जब आप लास्ट में अपनी डायरी एंट्री को एंड कर रहे होगे सो आपको फाइनली, कंक्लूडिंगली, एट लास्ट, है ना, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। सो जब भी आप अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो सो आपका लास्ट पैरा जो है वो कुछ इस तरह से ज़रूर आना चाहिए। कैसा? फाइनली, लास्टली, है ना, या फिर कंक्लूडिंगली, या फिर एट लास्ट। ऐसे करके आप हमेशा कंक्लूड करोगे अपनी डायरी एंट्री को, क्योंकि आप उसका एंड कर रहे होते हो, राइट? और आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत इमोशनल होनी चाहिए। ऐसा लग रहा हो कि आप खुद वो पर्सन हो जो फील करके उस डायरी को लिख रहे हो, राइट? सो ये मेजर पॉइंटर्स है जो कि आपके पास होने चाहिए। प्लस आप जब भी अपनी डायरी एंट्री लिखेंगे तो जितना डिटेल में चीज़ें मेंशन कर सकते हैं ना उतना डिटेल में मेंशन करिएगा, क्योंकि इसी के ही मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो आप किस तरीके से लिखेंगे? अब एग्जाम में आपकी डायरी एंट्री क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा रही है। सो आप देख रहे हो ना, आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बच्चे की राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी तक तो हमारे पास नोटिस आ रहा था, लेटर आ रहा था, ठीक है ना, या फिर हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग आ रही थी, ठीक है ना, आर्टिकल राइटिंग आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने ये डायरी एंट्री दे दी कि बच्चा किस हद तक इमोशनली इन्वॉल्व हो सकता है किसी राइटअप में, वो भी देख लेते हैं। सो आपको जब इसको लिखना है तो जनरली जब भी डायरी एंट्री करी जाती है तो उसमें डेट डाली जाती है, लेकिन जब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस में आती है तो उसको आप ऑप्शनल रखना, मतलब आपका मर्जी है, आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन लिखना जब है तो उसको आज ही की डेट में लिखना है।
राइट। दूसरा, जब भी आप अपनी शुरुआत करेंगे डायरी एंट्री की, सो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी, मेरे प्यारे दोस्त की तरह, है ना। और फिर आप शुरू करेंगे अपनी डायरी एंट्री। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में हमेशा ये दिया गया होगा यू मे बिगिन विद दिस, सो आपको वो बिगिनिंग की लाइंस उठा लेनी है और उन्हीं से ही आइडिया को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। अब फिर आप अपने थॉट्स लिखेंगे, फीलिंग्स लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, जो भी आपने फील किया, राइट। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जब डायरी एंट्री आएगी तो आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर का रेफरेंस लो, उस चैप्टर का रेफरेंस लो, तो आपको उस चैप्टर का ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए। मैं एक मैराथन लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो और विस्टास का पूरा मैराथन कंप्लीट करवा दूंगी। सारे के सारे चैप्टर्स आपको उसी में ही कवर करवाए जाएंगे, राइट। नाउ यू कैन इंक्लूड द इवेंट्स दैट हैपन। तो आपको स्टोरी में पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आप वो इवेंट्स इंक्लूड कर सकते हो, ताकि वो इवेंट्स जो हैं वो आपके काम आए, आपकी स्टोरी के जो पॉइंटर्स हैं उनको जॉट डाउन करने के लिए। और जब वो जॉट डाउन कर लेंगे आप, तो उनको जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतना डिटेल में लिखिएगा, ताकि आपकी जो डायरी राइटिंग है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव लगे, राइट, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। फिर उसके बाद आप वहाँ पर जो जो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक वहाँ पे जो जो पर्सन रेफरेंसेस लिखे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, जो सिचुएशंस में दी गई हैं, जो आपको मतलब चैप्टर में दी गई हैं वो लिख सकते हो आप यहाँ पे, राइट। अपने इमोशंस बहुत ही ऑनेस्टली पोर आउट करना, ठीक है ना, खुशी का हो, दुख का हो, जैसा भी हो, आप जो भी फील कर रहे हो वही लिखना, क्योंकि जब आप जो फील कर पाते हो उसके लिए आपके पास वर्ड ज़्यादा होते हैं। अगर आप फील कुछ गलत कर रहे हो और लिख कुछ गलत रहे हो, तो फिर आपके इमोशंस हेवे चले जाते हैं और आपके पास पॉइंटर्स कम पड़ जाते हैं, राइट। और फिर अगर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, एनॉयड हो, सैड हो, हैप्पी हो, जो भी हो वो मेंशन कर दो। फिर उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट ज़रूर लिखने हैं जो कि आपने पढ़े या सीखे उस चैप्टर रेफरेंस से, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में जब आप इसको एंड कर रहे होगे, सो आपको हमेशा एंड करते टाइम अपना नेम ज़रूर लिखना है। और अगर आप चाहें तो लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं, सी यू टुमारो, राइट। सो ये आपकी डायरी एंट्री को और खूबसूरत बना देता है। तो जनरली टीचर्स आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन डायरी एंट्री को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जब आप डायरी में एंड करके खत्म कर रहे हो उसको, सो सी यू टुमारो लिख दो, बिकॉज जनरली जब डायरी एंट्रीज करी जाती हैं तो ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी बनाने के लिए, कि मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सन से उस बात को शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, राइट। और लास्ट में अपना नेम जरूर लिख दीजिएगा। सो सपोज मैं एक क्वेश्चन रेफरेंस उठाती हूँ, ये आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सैम्पल पेपर्स में दिए गए। कह रहे हैं इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, अब यह आपका पहला चैप्टर है जो कि विस्टास की बुक से लिया गया। इस स्टोरी को लिखा है जैक फिनी ने, राइट। अब यहाँ पे लिखा गया चार्ली इज ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग द थर्ड लेवल। सबको पता है चार्ली जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, वो क्या ढूंढ रहा है, वो थर्ड लेवल ढूंढ रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे जा चुका है। वो थर्ड लेवल उसके लिए एक एस्केपिज्म का प्लेस है। उस जगह पे जाने के बाद वो कहाँ जा सकता है, वहाँ से गेल्सबर्ग, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इन एन अटेम्प्ट टू थ्रैश आउट वेदर दिस ऑब्सेशन इज अ गुड quality or a harmful one, Charlie's wife expressed her thought in a diary entry. चार्ली की बीवी, अब यहाँ पे आपको चार्ली की बीवी का नाम पता होना चाहिए, लूसा। तो लूसा को समझ नहीं आ रहा कि थर्ड लेवल उसके लिए कैसी हो सकती है, बट आपको क्या करना है, आपको लूसा बनना है और आपके मन में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो पूरा आउट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पागलपन है उसका थर्ड लेवल के पास पहुँचने का वो अच्छा है, तो आप वो वहाँ पे मेंशन कर दो, जो भी आपकी फीलिंग्स हो। अगर आपको लग रहा है हार्मफुल है तो वो आप मेंशन कर दो, राइट। सो एज लूसा आपको क्या करनी है, एक डायरी एंट्री लिखनी है, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के जो आइडियाज़ है, स्टोरी के जो इवेंट्स हैं वो लेना ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी आपको स्टोरी, देखो क्वेश्चन में दिया गया स्टोरी इस तरह से स्टार्ट करनी है। आई हैव बीन मैरिड टू चार्ली फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी एन इंटेलिजेंट मैन विद एन इमेजिनेटिव माइंड, हाउएवर हिज रिसेंट ऑब्सेशन with finding the third level has। अब has क्या कर रही है, आपका जो ऑब्सेशन है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है, राइट। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपको दी गई थी वो ये बताया गया था कि मेरी शादी जो है ना चार्ली से हुई कुछ समय पहले, ठीक है ना। और मैंने हमेशा से चार्ली को ऐसे ही जाना है कि वो बहुत ही दिमाग का तेज आदमी है, बहुत ही इमेजिनेटिव है, जबकि उसका जो अभी अभी एक ऑब्सेशन आया, जो जुनून आया है, ठीक है, जो उसका ऑब्सेशन है थर्ड लेवल को फाइंड करने का, वो कैसा है। अब आपके हिसाब से वो कैसा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना,
तो आप उसको उस तरीके से मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत वियर्ड है और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, तो आप उस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक, सो आप देखो यहाँ पे लिखोगे हिज रीसेंट ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द थर्ड लेवल हैज गिवन अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट टू मी, अगर आप पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो। और अगर आप नेगेटिव लिखना चाहते हो सो आप बोलोगे कि वो धीरे धीरे और खराब होती जा रही है, ठीक है ना, हैज गॉट वर्सन डे बाय डे, ऐसे मेंशन कर सकते हो। सो जो भी लेना है वो आपको ऐसे ही इंट्रो लाइन में लेना है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे, यू विल ऑलवेज बिगिन विद दिस डियर डायरी, है ना। और आपको ये इंट्रो पार्ट लेना जरूरी है जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप परेशान हैं या आप खुश हैं उसकी क्वालिटी या जो भी हो रहा है उसके फेवर में है आप या अगेंस्ट में, आपको मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने अगेंस्ट में लिया हुआ है। However, his recent obsession with finding the third level has left me quite worried. अगर आप खुश हैं so has left me mesmerized, ठीक है ना। जो भी लिखना है आपको, तो आपकी पहली लाइन जो है वो डायरी एंट्री की इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए जिसको आप एक पैराग्राफ में लिख करके खत्म करोगे। फिर आप सेकंड वाले में अपने थॉट्स जो है वो पोर आउट करोगे। कैसे पोर आउट करोगे, देखो, while he talks about it with excitement, I cannot help but wonder if it is a good quality or a harmful one. वो मुझे इसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताता है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है उसके लिए। क्योंकि किसी भी चीज का पागलपन जो होता है ना, वो मोर ओवर द केसेस क्या बताया जाता है, बुरा ही बताया जाता है, राइट। सो अब देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन वन हैंड चार्लीज ऑब्सेशन डिस्प्लेज हिज डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस इन अचीविंग हिज गोल्स। अब एक तरफ वो जुनूनी है क्योंकि उसको उसके गोल्स अचीव हो जाएंगे, तो उसका डिटर्मिनेशन अच्छा भी है। इट शोज दैट ही इज विलिंग टू गो टू ट्रीट लेंस to unravel the mysteries of life. His imagination and curiosity are admirable qualities that have always attached me to him. अब एक तरफ जो उसकी अच्छी क्वालिटीज है वो कुछ कहीं ना कहीं मुझे मेस्पराइज कर रही हैं, राइट। क्योंकि अगर वो ये कर लेता है तो वो काफी सारी जो मिस्ट्रीज हैं लाइफ की वो अनरावल कर लेगा, सुलझा लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चीज को लेकर के आपके मन में डाउट भी है। सो आपने जो पहला पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ लिखा उसमें आपने कुछ लाइंस जो थी वो सपोर्ट में लिख दी जो भी कैरेक्टर था उसकी। सो कैरेक्टर कौन है, चार्ली है। चार्ली थर्ड लेवल पे जाना चाहता है, तो आप यहाँ पर अपने थॉट्स पुट आउट कर रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। आप दुविधा में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप फेवर में रहो उसके या अगेंस्ट में रहो। सो आपको कुछ कहीं ना कहीं एक हद तक उसकी ये चीजें अच्छी भी लगती हैं। नाउ लुक एट दिस, हाउएवर, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये कैसे परेशान करिए, हिज ऑब्सेशन हैज कॉज्ड हिम टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं वो हकीकत से डिटैच हो चुका है। ही इज नो लॉन्गर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर वो इतना ज्यादा किसी चीज में घुस गया है तो वो हकीकत से दूर हो रहा है, राइट। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम एंड मनी सर्चिंग फॉर अ प्लेस दैट मे नॉट इवन एग्जिस्ट। वो एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये आपको जब तक पता नहीं होगा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करती तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, right? He spends all his time and money searching for a place that may not exist. This could be harmful not to himself but also to our family. अगर वो पागलपन करता रहेगा, of course this is a kind of madness ना, तो अगर वो पागलपन में इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी तो सफर करेगी कि एक ऐसी चीज को आप चेस कर रहे हो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। फाइन, सो आपने पहले वाले में उसके फेवर में मेंशन किया और दूसरे वाले में आपने उसके अगेंस्ट में मेंशन किया, लेकिन आपने सारी अपनी मन की बात उड़ेल दी कि मैं दुविधा में हूं। आई एम इन अ स्टेट ऑफ सस्पेशन। मैं फेवर में लिखूं कि अगेंस्ट में लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसकी जाऊं कैसे। फिर देखो, आई अंडरस्टैंड दैट ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्ड लेवल है इस चीज का थॉट चार्ली के दिमाग में कहां से आया, क्योंकि आपको चैप्टर में ये बताया गया है दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, है ना, स्ट्रेस, राइट। क्योंकि आपको अगर आप चाहें तो आप सैम को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जो उसका साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड है जिसने ये सब पॉइंटर्स लिखे हैं, राइट। सो यहाँ पर आप उस रेफरेंस को ले रहे हो कि वो थर्ड लेवल तक पहुंचा कैसे। सो आपने स्टोरी का रेफरेंस लिया ना कि मुझे समझ में आता है दैट ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द स्ट्रेस। बहुत ज्यादा परेशान है वो, स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है प्रेजेंट लाइफ का, ठीक है ना। एंड सैम इंडिकेटेड दैट ही यूजेस हिज ऑब्सेशन एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म। I think this is harmful as it prevents him from addressing the underlying issues that are causing him stress.
Furthermore, Charlie's obsession has caused him to neglect his responsibilities. So आप जिस भी फेवर में हो उसके पॉइंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिखिएगा, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में नेगेटिविटीज आपको ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि अगर इंसान रियलिटी से भागता है, प्रैक्टिकलिटी से भागता है, तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं। सो बीइंग अ वाइफ, है ना, सिर्फ उसके पागलपन को आप अपना पागलपन तो नहीं बनाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज के अगेंस्ट में होगे कि वो उसके साथ साथ मुझे भी नुकसान कर रहा है और हमारी आने वाली लाइफ को भी नुकसान करेगा। अब जिस तरह से सैम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये चीज़ें बताई कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंसान जिंदगी के स्ट्रेस से भागना चाहता है। स्ट्रेस, ठीक है ना, प्रेशर, ये तो लाइफ की रियलिटी बन चुका है और इससे कोई भी अगर बच करके निकलना चाहता है तो वो नहीं निकल सकता, बिकॉज दिस इज लाइफ। लाइफ ऐसे जिगजैग जिगजैग चलती रहती है, कभी प्रॉब्लम्स कभी अच्छी चीज़ें। सो ये आपको हमेशा मिलेगी ना। आगे क्या लिखा हुआ है, he has been absent from work and has not been able to contribute financially to our household। अब सोचो एक पागलपन की तरफ अगर वो भाग रहा है तो ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाएगा अपने घर वालों को और ना ही इमोशनल सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका इमोशनल सपोर्ट तो थर्ड डेविल को ढूंढने में चला गया है और वो उसको मिल नहीं रही है, तो उसके लिए वो पागल है ना। नेक्स्ट, his obsession is affecting our relationship and I am afraid that he, if continues on this path, it might lead to irreparable damage। एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग आप इसके अगेंस्ट में लिख रहे हो। पहले आपने अपने दोनों ही कॉन्टेक्स्ट रखे और अब फिर आप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पे एंड कर रहे हो तो कैसे एंड कर रहे हो, फाइनली all I can say is I believe that Charlie's obsession with finding the third level may have started as a harmless curiosity, but it has now become a harmful one. I love him dearly and I hope that he realizes that his obsession is affecting not only himself but also those around him। Right? एंड कर दिया आपने इसके ऊपर, आपने फाइनली अपना स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग देख करके एंड कर दिया कि सिर्फ चार्ली को ही ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि चार्ली के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम दे रहा है। राइट? आगे आप जब इसको एंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सी यू टुमारो लूसा। ये आपकी डायरी है, और अगर आप चाहें तो सी यू टुमारो मत लिखें, विल मीट सून लूसा। आपका यहाँ पे एंड करके नेम लिखना इट्स नेसेसरी, डायरी एंट्री की खास पहचान होती है। नेक्स्ट देखिए, सेम आपका एक और क्वेश्चन आया था, इट इज अबाउट जिटकालासा, अ ग्रोन अप जिटकालासा। मतलब सोचो आपको इमेजिन करवाया जा रहा है कि जिटकालासा बड़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई होंगी, तो बुढ़ी हो गई होंगी अब तो। जिटकालासा, अब जिटकालासा के साथ क्या हुआ था, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला था, वो एक ऐसे कल्चर को फॉलो कर रही थी जो उनका कल्चर था ही नहीं। उनके लॉन्ग हेयर्स को कट भी करवा दिया गया था। ठीक है, सो आप जिटकालासा हैं, आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है, आपके लंबे लंबे बाल काट दिए गए थे, एंड इज कॉन्फ्लिक्टेड दैट शी डिड नॉट डू इनफ टू रेजिस्ट एंड सरेंडर्ड इजीली। अब आपको ये सोचवाया जा रहा है कि आप सोचिए कि आप जिटकालासा हैं और आपने उस लेवल पर जा करके रेबल नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था, आपने बहुत ही इजीली गिव अप कर दिया। See, she also wonders if she could have tried something else to prevent the incident। और आप ये भी सोच रहे हो कि क्या और कुछ कर सकते थे आप इस इंसिडेंट से बचने के लिए। सो आप इमेजिन करो कि आप जिटकालासा हो, आप डायरी एंट्री लिख रहे हो, आप किसी और को तो लिख नहीं सकते, तो आप अपने ही आप से शेयर कर रहे हो ये बात विद द हेल्प ऑफ द डायरी। सो आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो और इसको कंक्लूड भी करो कि किस तरीके से आप और अच्छा कर सकते थे अपने लिए, जिससे आपके लंबे लंबे बाल काटे नहीं जाते। अब देखो क्वेश्चन में रेफरेंस में आपको स्टार्टिंग लाइन दी गई है डायरी एंट्री की, आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन एन इवेंट दैट हैपेंड मेनी इयर्स अगो। बहुत साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये डायरी एंट्री लिख रही हूँ। तो आपने क्या लिखा, डियर डायरी, और इंट्रोडक्टरी लाइन ले ली, I find myself reflecting on an event that happened many years ago। क्या था वो इवेंट, one that has continued to haunt me ever since, जो आज तक मुझे डराता है। It is the incident where my long hair was forcefully cut off at Callisley Indian School। तो अब आपको स्टोरी का रेफरेंस तो लेना है, कहाँ पे ये हुआ था ये आपने मेंशन कर दिया। स्टोरी का रेफरेंस अगर आप एक दो पॉइंटर भी, दो तीन पॉइंटर्स भी डाल देते हो ना, तो आपको मार्क्स, मतलब आप चाहो तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हो अंडरलाइन करके कि देखो मैंने ये मेंशन किया हुआ है कैलिसले इंडियन स्कूल की स्टोरी का रेफरेंस मुझे याद आ गया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने लिखा है। सो आपका ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया। अब आप सेकंड पैराग्राफ में है,
मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आई कैन नॉट हेल्प बट फील कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट माई एक्शंस दैट डे। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं मदद नहीं कर सकती अपनी, क्योंकि ये पास्ट में हुआ था, मैं कहाँ पास्ट में चली जाऊंगी, नोबडी कैन ट्रैवल द पास्ट, है ना। सो आज मैं थोड़ा सा फील करती हूँ कॉन्फ्लिक्टेड कि मैंने उतने एफर्ट्स नहीं किए जितने मुझे एफर्ट्स करने चाहिए थे। ऑन वन हैंड आई एम प्राउड दैट आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड रिफ्यूज टू सबमिट टू देयर डिमांड्स एट फर्स्ट। मुझे पहली चीज ये तो पता है कि मैंने उस लेवल पर जाकर के रेबल नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि एटलीस्ट आई रेबल्ड, मैंने कुछ तो उनको रेबल किया ना, कुछ तो उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, तो उसके लिए मैं अपने आप पे प्राउड करती हूँ। सो आपको पॉइंटर्स दोनों लिखने, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स जो हैं आपके, उस पे आप स्टोरी को एंड करोगे, अपनी डायरी एंट्री को एंड करोगे। सो आई एम प्राउड दैट आई स्टूड फॉर माई सेल्फ एंड रिफ्यूज टू सबमिट टू देयर डिमांड्स एट फर्स्ट। आई रिमेंबर द फायर इन माई बेली as I declared that I would struggle before giving in. So यहाँ पे ये थोड़ी सी क्रिएटिव राइटिंग है, अगर आप देखो तो कह रहे मुझे आज भी लग रहा है कि किस तरीके से मेरी बेली में आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये बेली में आग लगा रही हैं, आप अपने चाहो तो दिल में आग लगा सकते हो, है ना। कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी उस टाइम पे मैं, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो आप इमोशंस लिख सकते हो उस समय के जो कि आपके अंदर थे, और आप आज भी उनके रिमेन्स को फील करते हो। आज भी आप पागलपन आपके अंदर आ जाता है, एकदम इसे आग सी लग जाती है ना। आप लो सोल फील करने लगते हो जब आप ये सोचते हो। तो इमोशन स्ट्रांग होने चाहिए। आगे देखिए, हाउएवर एज टाइम पास्ड माय स्पिरिट वेवर्ड। जैसे कि समय गुजरता है, लोग ओवरकम करते हैं, मैं भी ओवरकम करी, एंड इवेंचुअली आई अलाउड देम टू कट माय हेयर। लुकिंग बैक नाउ आई कैन नॉट हेल्प बट आई फील आई गेव इट टू इजी। जब मैं वापस पीछे पलट करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत इजीली गिव अप कर दिया। That I did not do enough to resist. मैंने बहुत मेहनत नहीं करी, मैंने बहुत रेजिस्ट किया होता तो शायद ऐसा ना होता। As I ponder over, ponder refers to think over. अब देखो कुछ नए नए अगर वर्ड्स आप यूज कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। What I could have done differently, I realized that there might have been other options. और भी options हो सकते थे मुझे लगता है। Perhaps I could have sought help from my fellow students. Maybe I could have tried to escape or find another way out of the situation. अब आपके दिमाग में उस समय क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं वो आप ले लो। मैं उस समय अपने दोस्तों से मदद ले सकती थी, है ना। कुछ ऐसे वहाँ के सीनियर्स होते हैं जिनसे मैं मदद ले लेती, जिनके साथ ये हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी वांट्स ऑपरेशन, एंड जिसके साथ हुआ है वो एटलीस्ट मदद करेगा इस ऑपरेशन से दूसरों को बाहर आने में ना। बट इन दैट मोमेंट आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड कंफ्यूज्ड दैट आई कुड नॉट थिंक स्ट्रेट। कह रहा है लेकिन उस समय मैं इतना ज्यादा पागल हुई हुई थी और इतना ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी मैं कर पा रही थी वो अपने आप से जो बेस्ट पॉजिटिव कर पा रही थी वो मैंने किया। आई नो दैट आई हैव ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर दिस इंसिडेंट फॉर फार टू लॉन्ग, बट टुडे आई चोज टू अब्सॉल्व माई सेल्फ ऑफ एनी ब्लेम। आप अपने आप को हमेशा से इसके लिए ब्लेम करते आ रहे हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप अपने आप को इस ब्लेम से रिहा करो। As a young girl, I forced into a strange place. I was not given the chance to make my own choices, to decide what was best for me. I was a victim of the system that sought to strip away my identity and force me to assimilate. So आप यहाँ पे बता रहे हो आप छोटे थे उस टाइम पे, स्ट्रेंज प्लेस पे थे, आपको आपकी चॉइसेस नहीं मिली थी और आपने वही किया जो आपके लिए बेस्ट था। आपके पास अपना कुछ करने के लिए नहीं था, आप दूसरे के हिसाब से चल रहे थे, आप एक सफरर थे वहां पर, ठीक है ना। आपको जबरदस्ती हर चीज करवाई जा रही थी। बट टुडे आई चोज टू फॉरगिव माई सेल्फ। लेकिन आज तक मैं अपने आप को ब्लेम करती नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को माफ करना चाहती हूँ। एंड ऑनर द ब्रेव लिटिल गर्ल, और मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ कि छोटी सी होने के बावजूद भी आई डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर मी। मैंने उस टाइम ब्रेवरी का स्टेप लिया। दैट ब्रेव लिटिल गर्ल हु स्टूड फॉर herself that day. I'm grateful for her courage and strength, and I will continue to honor her memory by fighting for justice and equality for all. So मैं उस बच्ची की स्पिरिट को आज क्या करना चाहती हूँ, सल्यूट करना चाहती हूँ। That whatsoever she did at that time, वो कोई नहीं कर सकता था। छोटा बच्चा इतना नहीं सोच पाता है। So उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ किया, right? And I'm happy to say that I am able to forgive myself. आप इसमें और ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो लास्ट में, I am happy to share these things
things with you because I don't have anyone else whom I can share this, that I am feeling free, that I have forgiven myself. मैंने अपने आप को forgive कर दिया. ठीक, लास्ट में आप लिखना चाहो तो विल मीट यू सून, है ना, विल कम टू यू टुमारो, जिद काला सा. जो भी पर्सन है जो डायरी लिख रहा है उसकी एंट्री में आप लास्ट में नेम जरूर मेंशन कर दोगे. अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप इसको खुद से करो. यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोज सिलेक्शन. आपके 2 चैप्टर्स हैं, डीप वाटर है, फ्लेमिंगो का, इंडिगो है, ठीक है ना. अब इन दोनों में ही आपको किस तरीके से फियर से ओवरकम करते हैं ये सिखाया गया है, राइट. सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इमेजिन करिए अपने आप को कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है ना, और आपको स्टोरीज वगैरह पढ़ने का शौक है. अब आपने ये दोनों स्टोरीज पढ़ ली, ठीक है ना, और आपको अभी क्या करना है, डायरी एंट्री लिखनी है और स्टोरी के कुछ रेफरेंसेस उठाने हैं और अपने इमोशंस को पोर आउट करना है यहाँ पर, और एलैबोरेट करके एक टेक्स्ट लिखना है जिसमें आप लोगों को बता रहे हो कि फियर क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या है, कितना ज्यादा जरूरी है ओवरकम करना उस फियर से, राइट. सो आप जब भी अपना एट लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे तो हाउएवर, दस, एट लास्ट, फाइनली, कंक्लूडिंगली ऐसे करके मेंशन करनी है. सो आपको यहाँ पर शुरुआत इस तरीके से करनी है, डियर डायरी, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है ना. अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, आई हैव बीन थ्रू 2 ऑफ द फेमस प्रोज सिलेक्शंस, मैंने 2 बहुत फेमस प्रोज सिलेक्शंस पढ़े जिसमें से एक डीप वाटर था एंड इंडिगो था. वेयर आई फाइंड, अब आपने क्या देखा, है ना, तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, मल्टीपल काइंड्स ऑफ फियर्स पढ़े और फिर हाउ टू ओवरकम विद दैट ये पढ़ा, राइट. तो आप स्टोरी में जब स्टार्टिंग करेंगे अपनी, मतलब जब आप अपनी एंट्री स्टार्ट करेंगे सो आप ये रेफरेंस जरूर लेंगे, ठीक है ना. अब आप ये बता देंगे कि डीप वाटर में जो फियर से ओवरकम करने वाला पर्सन था वो कौन था, वो थे विलियम डगलस, जिनको पानी का फोबिया था. और दूसरा आपका जो इंडिगो चैप्टर है उसमें फियर से ओवरकम करने वाले कौन थे, फियर से ओवरकम करने वाले शेयरक्रॉपर्स थे, बट उनका सहारा बनने वाला कौन था, गांधी जी, राइट. सो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिखनी है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ओवरकम करना फियर से. आप आज ये रियलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो जब आप एंड करोगे तो उसमें आप इंपॉर्टेंस लिखोगे कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डर से बाहर निकलना. सो आप इसको करोगे इन द कॉपी, जहाँ पे भी आपके पास कॉपी हो, आप इसको अच्छे से करना, और आई एम टोटली इन बिलीव ऑफ दिस कि आप बहुत अच्छे से इसको कर भी लोगे. एंड जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं उन पॉइंटर्स को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना, और इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल अगर आप ये करते हैं तो. सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी एंड आई विल कम अप विद सम मोर सेशंस आल्सो व्हिच विल हेल्प यू इन फ्यूचर. सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.